फ्रेंड्स, अतुल ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका। अब कोशिका कहते किसे हैं इसको जानेंगे। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आइए हम देखते हैं। जो कोशिका है, कोशिका को हम वैज्ञानिक की भाषा हम कहते हैं साइटो, यानी कि विज्ञान की भाषा हम कहते हैं साइटो। और इस कोशिका का जिस विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं उसको कहेंगे साइटोलॉजी। और यदि हम कोशिका की खोज की बात करें, यानी कि कोशिका को सर्वप्रथम देखा किसने, तो उनका सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का। इन्होंने 1665 में देखा था कोशिका को। और इन्होंने जब देखा था तो वो कोशिका मृत थी। जब इन्होंने पहली बार कोशिका को देखा तो इन्होंने कोशिका का नाम दिया था सेल्यूला। अब बात आती है, अब इन्होंने मृत कोशिका खोज की। अब बात आती है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज की बात की जाए तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इन्होंने जीवित कोशिका को पहली बार देखा था। अब देखिए, उसके बाद आता है सिद्धांत कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो इन्होंने स्लाइडन और स्वर्ण नामक दो वैज्ञानिकों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। इन्होंने अपने सिद्धांत में कोशिका से रिलेटेड तीन बातें कही। पहले इन्होंने कहा कि कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। और दूसरा इन्होंने कहा कि कोशिका जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे क्रियात्मक इकाई होती है। क्रियात्मक इकाई का मतलब ये कि जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं, चाहे वो उत्सर्जन हो, भोजन हो, कोई भी हो, वो कोशिका जो है अपने आप कर लेगी। और तीसरा इन्होंने कहा कि कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। यानी कि ये कोशिका का विभाजन होगा दो कोशिकाओं में, और दो कोशिकाएं विभाजन करेंगी 4 कोशिकाओं में, और 4 से 416, 16 से 64 ऐसे मतलब विभाजन चलता रहेगा। तो इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में 3 बातें कही थी। अब बात आती है कि हमारे यानी कि पृथ्वी पे सबसे छोटी कोशिका क्या कौन है, तो उसकी बात करेंगे तो वो है माइकोप्लाज्मा। इसका व्यास होता है 0.3 mm। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अब कोशिका की बात आ गई है तो उसमें हम आते हैं मानव में। मानव में देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका क्या होगी, शुक्राणु, जिसको कहेंगे स्पर्म। और उसके बाद अब मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात आती है तो उसमें आता है हमारा अंडाणु। अब देखिए ये लंबी कोशिका का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए मीनार है, कुतुब मीनार, वो देखिए वो लंबा है। क्या है, लंबा है। और ताजमहल क्या है, बड़ा है। तो लंबा और बड़े में यही फर्क होता है। तो जो लंबी मानव शरीर में सबसे लंबी जो कोशिका होती है उसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, और इसको न्यूरॉन भी कहते हैं। अब देखिए, अब प्रश्न ये आता है कि कोशिका का विभाजन सबसे ज्यादा होता कहाँ है और कहाँ नहीं होता है। तो देखिए, कोशिका का विभाजन हमारे न्यूरॉन के तंत्रिका तंत्र में नहीं होता है। ये हमारे ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में इनकी मात्रा 90% होती है। यानी कि यदि हमारे ब्रेन में यानी कि सिर में हमारे अगर एक बार चोट लग जाए तो वो जल्दी सही नहीं होगा। और सबसे तेज कोशिका विभाजन कहाँ होता है, यकृत में। यानी कि एक बार यदि यकृत में चोट लग जाए तो वो वहां पे कोशिका विभाजन तेज होता है, इसलिए ये जल्दी सही हो जाएगा। अब बात आती है, अगर यदि कहीं यकृत में चोट लग जाए तो सबसे पहले सही यही होगा, और यदि ब्रेन में चोट लग जाए तो ये सही नहीं होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका के प्रमुख भागों को, यानी कि कोशिकांगों। तो आइए हम देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, अगर कोशिकांग की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कोशिका झिल्ली का, यानी कि इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, और ये प्रोटीन की बनी होती है, और ये कोशिका की बाहरी सुरक्षा करती है। तो कोशिका झिल्ली की बात करें तो मान लीजिए हमारी कोशिका है। अब देखिए एक झिल्ली की तरह होती है, जिसमें कोशिका के अन्य जो कोशिकांग होते हैं वो सब इसी में होते हैं। यानी कि जैसे हम मार्केट में जाते हैं सब्जी लेने, तो दुकानदार जो होता है सब्जी देता है, प्लस उसको एक में रखने के लिए हमको एक पॉलीथीन देता है, यानी कि वो हमारा सामान गिरने ना पाए। ठीक उसी प्रकार कोशिकाओं में कोशिकांग हमारे शरीर से बाहर ना पाए, हमारे कोशिकाओं से बाहर ना जा पाए, इसके लिए ये कोशिका झिल्ली होती है जो इनको रोक के रखती है। अब इसके बाद हम अगला कोशिकांग देखेंगे, कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये सिर्फ पादपों में पाई जाती है, और ये जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज नामक प्रोटीन की
बनी होती है। कोशिका भित्ति की बात करें तो इसको दोहरी संरचना भी कहते हैं, यानी कि ये हमारी जो कोशिका भित्ति है ये सिंगल लेयर थी, अगर इस पे एक और लेयर चढ़ा दिया जाए उसको कह देंगे कोशिका भित्ति। देखिए ये जैसे है, इस पे अगर एक लेयर और चढ़ जाए, ये हमारा एक लेयर और चढ़ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति सेल्यूलोज नामक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, यानी कि पौधों से जो भी सामानें बनती, चाहे वो हमारा फर्नीचर हो या हमारे कपड़े हो, वो सब किस प्रोटीन के बने होते हैं? सेल्यूलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? अब हम अगर अगले कोशिकांग की बात करें तो अगला कोशिकांग आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने 1900 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। अब देखिए जब भी हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन के रूप में वायुमंडल से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। जब हम ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को ले जाके हमारे शरीर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि अब ये ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया पहुंचा, इसका मतलब क्या है? श्वसन का कार्य कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और उस ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच एक विशेष प्रकार का चक्र चलता है जिसको कहते हैं क्रेब्स चक्र। अब देखिए कोई भी क्रिया होगी तो उसका परिणाम निकलेगा, तो उसी प्रकार ये जो क्रेब्स चक्र है, अब ये क्रेब्स चक्र जब चला है तो उसके बाद हमको 38 एटीपी मिली है। 38 एटीपी के बाद हमको ऊर्जा मिली, यानी कि 38 एटीपी बनने के बाद हमको ऊर्जा मिलती है, यानी कि हमारी माइटोकॉन्ड्रिया किसका निर्माण करती है? ऊर्जा का निर्माण करती है। अब देखिए जब माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा ऊर्जा इसी के पास होगी, इसीलिए इसको हम कोशिका का पावर हाउस या विद्युत गृह कहते हैं। जब भी प्रश्न आता है कि कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग जो श्वसन का कार्य करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और किस कोशिका में क्रेब्स चक्र चलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और 38 एटीपी किस में बनती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब देखिए ऊर्जा की बात होती है, जैसे हम आप लोग पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं हमारी ऊर्जा सबसे ज्यादा कहाँ खर्च हो रही है? हमारी जीभ पर। या कोई धावक है उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा उसके पैर में उपयोग होगी, यानी कि जब वो दौड़ेगा तो थोड़ी देर बाद थक जाएगा, यानी कि वहां पे ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अब एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा कोशिकांग होना चाहिए जो शरीर के जो अन्य पार्ट, जैसे कि हमारा हाथ रहेगा, उस धावक का जो हाथ है उस वहां की हाथ की जो ऊर्जा रहेगी वो बची रहेगी। अब एक ऐसा होना चाहिए जो हाथ की ऊर्जा को ले जाके उसके पैर तक पहुंचा, यानी कि परिवहन का कार्य करे। तो उसके लिए अगला हमारा कोशिकांग आएगा जिसका नाम है गाल्जी का है। इसको कैमलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम देखा था। यदि प्रश्न ये आता है कि कोशिका में परिवहन का कार्य कौन करता है तो गाल्जी काय करता है। अब देखिए मानव शरीर में 65% जल पाया जाता है। 65% जल पाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 65% जल जो है हमारे पेट में भरा है। तो कोशिकाओं वो जो जल हमारा होता है, जो 65% जल हमारे शरीर में पाया जाता है वो हमारी कोशिकाओं में भरा होता है। अब कोशिकाओं में भरा होता, अब ये प्रश्न आता है कोशिकाओं में किस कोशिकांग में भरा होता है? तो किस कोशिकांग की बात करेंगे तो वो है रसधानी, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूल्स। और ये जो रसधानी है इसी में हमारा जो 65% जल होता है वो भरा होता है। हमारी जो रसधानी होती है यानी कि जंतु कोशिका की जो रसधानी होती है वो छोटी होती है, और जो पादप कोशिका की रसधानी होती है वो बड़ी होती है। और आगे यदि हम कोशिका के विभाजन की बात करें तो कोशिका विभाजन की जब बात करेंगे तो तारकाय नामक एक कोशिकांग होता है जो कोशिका का सबसे ज्यादा विभाजन करता है। और देखिए यदि बॉडी किसी भी पार्ट में यदि कोशिकाओं का अनियमित विभाजन हो जाता है वहां पे कैंसर हो जाता है। अभी हमने इसके पहले पढ़ा था कि यकृत में सबसे ज्यादा विभाजन होता है कोशिकाओं का, तो इसका मतलब क्या है? हमारा जो तारकाय है वहां पे पाया जाता है। और एक और था कि जहां पे कोशिका विभाजित नहीं होती, यानी कि हमारे मस्तिष्क में, हमारे न्यूरॉन्स में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। लेकिन अब ये प्रश्न ये आता है कि जब यकृत में कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है तो हमको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर कैसे हो जाता है? तो आइए देखते हैं। जो हमारा मस्तिष्क यानी जो हमारा न्यूरॉन है, जो मस्तिष्क हमारा है उसमें 90% न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अब जो 10% बचता है इसमें एक सेल पाई जाती है जिसको कहते हैं गीलियल सेल। कौन सेल कहते हैं? गीलियल सेल।
और और इसी गिलियल सेल में ये तारका पाया जाता है। अब ये जो तारका है यदि ये गिलियल सेल में अनियमित विभाजन कर देगा कोशिकाओं के, तब वहां पे हमारा ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा या ब्रेन कैंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगले कोशिकाओं की बात करें तो उसमें नाम आता है अंतर्द्रव्यी जालिका की। तो जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ये कोशिकाओं को पिचकने से बचाती है। जैसे हमारा घर होता है, ये 4 पिलरों पे, जैसे ये कमरा मान लीजिए है, ये 4 पिलरों पे मिलके बना है, यानी कि ये 4 पिलर क्या कार्य है, यानी कि कार्य ये है, ये जो छत हमारा और ये तल, ये एक दूसरे से चिपकने ना पाए, सटने ना पाए, यानी कि वही कार्य जो होता है पिलर का, वही कार्य होता है कोशिकाओं में अंतर्द्रव्यी जालिका का। तो यह जो है कोशिकाओं को ढांचा प्रदान करती है और उन्हें पिचकने से रोकती है। जो अंतर्द्रव्यी जालिका होती है ये 2 प्रकार की होती है। जैसे ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रव्यी जालिका है, ये 2 भागों में बटा होता है। ये वाला भाग खुरदुरा होता है, ये वाला भाग क्या होता है हमारा, खुरदुरा होता है, क्या होता है, रफ होता है। और ये वाला भाग हमारा चिकना होता है, जिसको कहते हैं स्मूथ। ये वाला भाग हमारा स्मूथ होता है, इसको ER करेंगे, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए जो चिकना वाला भाग होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा वसा का निर्माण होता है, और ये जो खुरदुरा वाला भाग होता है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण होता है। और इस भाग को खुरदुरा बनाता कौन है, राइबोसोम। कौन बनाता है, राइबोसोम। अब देखिए खुरदुरे स्थान पाया जाता है और यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण भी ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब प्रोटीन का निर्माण कौन कर रहा है, राइबोसोम कर रहा है। तो यही जो राइबोसोम होता है, अगला नंबर हो जाएगा हमारा, अगला कोशिकांग हो जाएगा राइबोसोम। अब ये जो राइबोसोम होता है ये कोशिका यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोटीन का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसको जो है कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और ये जो हमारा कोशिकांग राइबोसोम होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है 70S और एक होता है हमारा 80S। ये हमारा 2 प्रकार का राइबोसोम। देखिए कभी कभी ये होता है कि हमारे शरीर में कोशिकाएं मर जाती हैं। तो जैसे ये हमारा यहाँ मार दिए हम, तो यहाँ की कोशिकाएं क्या हो गई, मर गई। अब ये कोशिका जब मर गई तो एक ऐसा कोशिकांग होना चाहिए जो इसकी सफाई का कार्य करे। या यदि ये सफाई नहीं होगी तो ये कोशिकाएं हमारे शरीर में सड़ेंगी, गलेंगी और इन्फेक्शन होंगे, और इन्फेक्शन जब होगा तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होंगी। तो उसके लिए हमको एक ऐसा कोशिकांग चाहिए जो इन मरी हुई कोशिकाओं को साफ कर दे। तो उस कोशिकांग का नाम है लाइसोसोम। इसको आत्मघाती की थैली भी कहते हैं। ये मृत कोशिकाओं का सफाई भी करता है। और आत्मघाती की थैली कहते क्यों है ये समझेंगे। तो देखिए कभी कभी ये होता है कि कोई कोशिका मर गई तो उसको सफाई कर, अब सफाई कैसे करेगा, इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको कहते हैं जल अपघटनी एंजाइम। जब कोशिका मृत हो जाती हैं तो ये अपना जो जल अपघटनी एंजाइम है उनके ऊपर डाल देता है, जिससे वो जल के समाप्त हो जाती हैं और वो साफ हो जाती है, कोशिकाएं साफ हो जाती हैं। तो कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि जहाँ पे ज्यादा तेज चोट लग जाती है, ज्यादा तेज चोट लग जाएगी जहाँ पे, तो वहां पे जो पार्ट होता है वो काला हो जाएगा, जिसको गांव की भाषा में कहा जाता है कजरी जम गई है। तो वहां देखिए कोशिका भी मर गई, लेकिन काला क्यों हुआ, इसलिए काला हुआ क्योंकि वहां का लाइसोसोम भी मर गया। तेज चोट के कारण लाइसोसोम भी मर गया। अब जब लाइसोसोम मर गया तो वहां पे कोशिका की सफाई कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए वो पार्ट जो है काला हो जाता है। तो उसके लिए गांव में सब लोग जो है गर्म पानी का यूज करते हैं, गर्म पानी से जहाँ चोट लगी होती है उस पार्ट को धुलते हैं। अब जब उस गर्म वाले उस चोट लगे पार्ट को गर्म पानी से धुलेंगे तो वहां की आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि उसके बगल वाली जो कोशिकाएं होती हैं, उसमें का जो लाइसोसोम होता है वो देखता है कि ये आदमी गर्म पानी का यूज क्यों कर रहा है। तो जब वो देखता है कि अरे, जब वो बाहर आके देखता है अरे यहाँ की कोशिकाएं तो मरी है, यहाँ सफाई कार्य करने वाला कोई नहीं है, तो वो जो आसपास कोशिकाएं होती है उसके लाइसोसोम अपने में से जल अपघटन एंजाइम इनके ऊपर छिड़क देते हैं और वो कोशिकाएं जल के नष्ट हो जाती हैं, जिससे वहां कोशिकाओं का सफाई हो जाता है। और अब इसको आत्मघाती की थैली क्यों कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे कोशिकांग है, जैसे कि केंद्रक है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स है, ये
ये कभी कभी कहते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, सही से काम नहीं करेंगे, तो उस स्थिति में कहता ये लाइसोसोम कहता है अच्छा नहीं करोगे, तो फिर ये गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो ये जो जल अपघटनी एंजाइम ये अपने आप को फाड़ देता है। जब फाड़ देगा तो ये जल अपघटनी एंजाइम बाहर निकल जाता है, और जब ये जल अपघटनी एंजाइम बाहर निकलेगा यानी पूरी कोशिकाओं में फैल जाएगा और वो कोशिका डेड हो जाएगी। इसीलिए लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे केंद्रक की। केंद्रक जो होता है हमारी कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब इसको मस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो केंद्रक होता है ये जो अन्य कोशिकांग होते हैं उनकी क्रियाओं पर निगरानी करता है, यानी कि वो कोशिकांग सही से कार्य कर रहा है कि नहीं, इस कार्य की वो निगरानी करता है, और इसीलिए इसको जो है ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 ईस्वी में किया था। और इस केंद्रक में हमारा गुणसूत्र पाया जाता है, आरएनए डीएनए पाया जाता है, और उसमें जीन पाए जाते हैं। अब गुणसूत्र की बात करें तो मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने जोड़ी? 23 जोड़ी, यानी कि टोटल संख्या होती है हमारी 46। टोटल संख्या कितनी होती है? 46। और ये गुणसूत्र जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। यदि और ये जो गुणसूत्र होता है ये लिंग निर्धारण का कार्य भी करता है।